जरा सोचिए, एक ऐसा कानूनी मामला जहां 44 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड दांव पर लगी हो, और फिर अचानक जिस नियम के आधार पर वो पूरी डिमांड खड़ी थी, वो नियम ही कानून की किताबों से गायब हो जाए। नहीं नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक असली जीएसटी केस है जो हमें कानूनी बुनियाद यानी स्टैट्यूटरी फाउंडेशन के बारे में एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। तो चलिए इस गायब नियम के मामले की गहराई में उतरते हैं। दांव पर लगी रकम कोई छोटी मोटी नहीं थी, 44 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी डिमांड है जो किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। और ये सब कुछ सिर्फ 2 रिकवरी ऑर्डर्स पर आधारित था। और ये भारी भरकम डिमांड लगाई गई थी सिर्फ एक कंपनी पर, MS कृष्णा साई ग्रेनाइट्स। अधिकारियों का कहना बड़ा सीधा था, कंपनी ने जो IGST रिफंड लिया है वो नियमों के खिलाफ है और उसे अब वापस करना ही होगा। पर यहीं आता है कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट। क्या होता है जब जिस नियम को तोड़ने का आरोप लगा हो वो कानूनी कार्रवाई के बीच में ही हटा दिया जाए? क्या वो डिमांड फिर भी वैलिड रहती है? बस यही सवाल इस पूरे मामले की जड़ है। इसे ही हम कह सकते हैं द स्टैट्यूटरी वैनिशिंग एक्ट, एक ऐसा सीन जहां कानून का एक हिस्सा बस हवा में गायब हो जाता है और अपने पीछे कई बड़े कानूनी सवाल छोड़ जाता है। अब ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। 2022 तक कंपनी को रिफंड मिलते रहे, 2023 में रिकवरी नोटिस आ गए, लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर आया 2024 में। जिस नियम के आधार पर ये नोटिस भेजे गए थे उसे सरकार ने हटा दिया, ओमिट कर दिया। ये एक ऐसा मोड़ था जिसकी वजह से 2026 में हाई कोर्ट ने उन नोटिसेस को ही रद्द कर दिया। तो सवाल ये है कि ये कौन सा नियम था? ये था CGST रूल्स का रूल 9610। ये नियम उन एक्सपोर्टर्स के लिए IGST रिफंड पर रोक लगाता था जो कुछ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट स्कीम्स का फायदा उठा रहे थे। डिपार्टमेंट का पूरा केस इसी एक नियम पर खड़ा था। तो जब रूल 96(1) हटा दिया गया तो उस पर आधारित मामले का क्या हुआ? इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी कानूनी कॉन्सेप्ट में छुपा है, और वो है सेविंग क्लॉज का ना होना। तो ये सेविंग क्लॉज आखिर है क्या? आसान शब्दों में समझें तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। जब सरकार किसी पुराने कानून को हटाती है या बदलती है तो वो एक सेविंग क्लॉज डाल सकती है ताकि उस पुराने कानून के तहत जो भी मामले या कार्रवाई चल रही है वो जारी रह सके। ये आप कह सकते हैं कि पुराने एक्शंस को बचाता है। देखिए, कानून में ओमिट यानी हटाने और रिपील यानी निरस्त करने में जमीन आसमान का फर्क है। जब किसी नियम को बिना सेविंग क्लॉज के ओमिट कर दिया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि वो नियम कभी था ही नहीं। इससे उस नियम पर आधारित सभी चल रहे मामले अपने आप खत्म हो जाते हैं। वहीं रिपील के साथ अक्सर एक सेविंग क्लॉज जोड़ा जाता है जो पुरानी कार्यवाहियों को बचा लेता है, और इस मामले में नियम को ओमिट किया गया था, जिसका मतलब था कि कोई सेफ्टी नेट नहीं था। कोर्ट ने यहां जिस सिद्धांत को लागू किया उसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ऑब्लिटरेशन, यानी पूरी तरह मिटा देने का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट ने कोल्हापुर केनशुगर वर्क्स लिमिटेड जैसे ऐतिहासिक मामलों में ये बात स्थापित की है। इसका मतलब है कि नियम का हटाया जाना उसे पूरी तरह से मिटा देता है, जिससे उसके तहत की गई सभी पेंडिंग कार्रवाइयां बिना किसी आधार के रह जाती हैं। इस कानूनी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए चलिए अब देखते हैं कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कैसे सुनाया। अदालत के शब्द बिल्कुल साफ थे। उन्होंने कहा कि रिकवरी के आदेशों का अब कोई आधार ही नहीं बचा है, इसलिए उन्हें रद्द करना ही होगा। ये एक निर्णायक फैसला था जिसने मामले को वहीं पर खत्म कर दिया। कोर्ट का तर्क बहुत ही क्रिस्टल क्लियर था, क्योंकि पूरी डिमांड सिर्फ रूल 9610 पर टिकी थी और उस रूल को बिना किसी सेविंग क्लॉज के हटा दिया गया तो हुआ ये कि डिमांड का कानूनी आधार ही नष्ट हो गया। डिपार्टमेंट का ये तर्क कि पुरानी कार्रवाई जारी रह सकती है, कोर्ट ने उसे नहीं माना। सीधी सी बात है, जब नियम ही नहीं रहा तो उस पर आधारित डिमांड भी नहीं रह सकती। ये मामला सिर्फ एक दिलचस्प कानूनी कहानी नहीं है, बल्कि ये टैक्स प्रोफेशनल्स, वकीलों और ऑडिटर्स के लिए एक बहुत जरूरी गाइड भी है। तो इस मिसाल से हम अपने काम के लिए क्या प्रैक्टिकल सबक सीख सकते हैं? अगर कभी ऐसे किसी ऑर्डर का सामना करना पड़े तो ये 4 स्टेप की प्रक्रिया फॉलो की जा सकती है। पहला, नोटिस में दिए गए सटीक नियम को पहचानें। दूसरा, उस नियम से संबंधित सभी सरकारी नोटिफिकेशंस की जांच करें। तीसरा, खास तौर पर ओमिटेड शब्द पर ध्यान दें। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, ये पक्का करें कि उस नोटिफिकेशन में कोई सेविंग क्लॉज मौजूद नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो उस ऑर्डर को चुनौती देने का एक बहुत मजबूत आधार बन सकता है। ये समझना भी जरूरी है कि यह मामला कोई अकेला मामला नहीं है। ये न्यायपालिका में एक बड़े चलन को दिखाता है,
जहां अदालतें उन आदेशों को रद्द कर रही हैं जो बिना सोचे समझे यानी मैकेनिकली पास किए जाते हैं। हाल ही में हमने देखा है कि मैकेनिकल जीएसटी कैंसलेशन ऑर्डर्स को भी इसी तरह से रद्द किया गया है। तो वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? अगर कोई आदेश हटाए गए नियम पर आधारित है, या अगर अधिकारी ने टैक्स पेयर के जवाब पर गौर ही नहीं किया है, या फिर नोटिस और ऑर्डर में कारण मेल नहीं खाते, तो ये आदेश अमान्य हो सकता है। और हाँ, कॉपी पेस्ट भाषा का इस्तेमाल भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि अधिकारी ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक यही है, कानूनी अधिकार स्थायी नहीं होता। कृष्णा साई ग्रेनाइट्स का मामला दिखाता है कि यह गायब भी हो सकता है। इसलिए किसी भी टैक्स डिमांड की वैधता को चुनौती देने से पहले हमेशा उसकी कानूनी नींव की जांच जरूर करें। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, जब कोई कानून किताबों से मिटा दिया जाता है तो क्या उसके द्वारा बनाई गई देनदारी भी मिट जाती है? ये मामला दिखाता है कि बिना सेविंग क्लॉज के जवाब है हाँ, और ये एक ऐसा सिद्धांत है जो आने वाले कई मामलों को प्रभावित कर सकता है।